हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक नए सेशन में। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। और इसमें हम समझेंगे रियल नंबर के बारे में। और टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्यूशन पर भी डिस्कस करेंगे। और ये सेशन के लिए है, उस सेशन है आपका 2025 से 26, मतलब अगले सत्र के लिए तैयारी के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जिनको अगले वर्ष एग्ज़ाम देना है वे वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, जो 9 से 10th में गए हैं। क्योंकि अभी से अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो समय को गुजरते देर नहीं होती है, इसलिए समय से पहले हम उसको धीरे 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 काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर हमने 9th में क्या पढ़ा था। कुछ पढ़ा था, कुछ पढ़े होंगे जरूर। ठीक है, 9th में पढ़ के आप 10th में आए हैं तो इसका मतलब कुछ तो पढ़े होंगे। तो क्या क्या कुछ पढ़े हैं, तो दिमाग में है कि भूल गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम रिकैप करना चाहेंगे। इससे पहला हमारे पास है प्राकृतिक संख्या। आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर के बारे में समझते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर लिखें 1 2 3 4। ठीक है, ये बढ़ेगा। दिस इज क्या? दिस इज काउंटिंग नंबर। क्या है? काउंटिंग नंबर है, मतलब गिनती वाली संख्या। गिनती वाली संख्या है ना जी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो गिनती वाली संख्या होती है, मतलब नेचुरल नंबर होता है, वो हमारा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से शुरू होता है, मतलब प्राकृतिक संख्या के पहले 0 को ऐड कर दिया जाता है कि नहीं? प्राकृतिक संख्या के पहले 0 को ऐड कर दिया जाता है तो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या होता है जी? मतलब -2, -1, 0, 1, 2, मतलब जिसे हम प्लस और माइनस के साथ लिखते हैं 0। तो 0 का तो कोई साइन नहीं होता बाबू। ठीक है, +-1, +-2, +-3, मतलब जिस संख्या को हम प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। सॉरी, पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक चीज और यहाँ जोड़ेंगे, Q डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद अपरिमेय संख्या, जिसे हम, जो संख्या परिमेय नहीं होता, मतलब जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब जैसे √2, √3, √5। ये वाली संख्या क्या कहलाती है? परिमेय, अपरिमेय। पाई भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद वास्तविक संख्या क्या होता है? मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर से जानते हैं। और यही हमारा क्या है? चैप्टर भी है। ठीक है, अभाज्य संख्या से 2, 3, 5, 7, 11, मतलब जिसका 2 फैक्टर होता है,
2 फैक्टर होता है। कौन कौन बाबू? एक तो स्वयं और एक 1। इसके अलावे तीसरा नहीं होता है। वे क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या। भाज्य जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, मतलब स्वयं 1 के अलावे एक तीसरा भी आ जाएगा तो हमारा बन जाएगा क्या? भाज्य संख्या। सम संख्या 2, 4, 6, 8, जिसे 2 से हम भागा देंगे और रिमाइंडर कितना बच जाए? रिमाइंडर 0। और विषम संख्या जिसे 2 से भागा देने के बाद रिमाइंडर कुछ भी बच जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? विषम संख्या। तो इतना चीज़ हम क्लास 9 में भी पढ़े थे। जो टॉपिक है ये हमारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो हम बताने जा रहे हैं ये क्लास 10 से यहाँ से स्टार्ट हो गया है। मतलब ये टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, एक कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट इस मामले में है यदि इसको समझ जाते हैं तो यहाँ से संबंधित जो प्रश्न होंगे आपके क्लास 10 में वे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, कहता क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त माने गुणनखंड किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो ये सेंटेंस था। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि कोई भाज्य संख्या है, ठीक है, अभी समझाएं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनखंड में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि हमारे पास है 28 एक संख्या है तो क्या इसे हम तोड़ सकते हैं? 28 क्या है? भाज्य संख्या है। तो 28 को तोड़ने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं 2 से 14 दूनी 28, 2 से 7 दूनी 14 कंप्लीट हो गया। मतलब इसे हम 2 गुने 7, 2 भी क्या अभाज्य संख्या, 7 भी क्या अभाज्य संख्या, मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा भाज्य संख्या है और इस क्या है? ये हमारा अभाज्य संख्या है। तो वही थ्योरम कहता है कि कोई भाज्य संख्या रहेगा उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत? अब ऐसे अभी जो हमने सीखा उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? उसकी सहायता से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं? HCF और LCM। इस HCF ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्या, माने HCF में लेना क्या है? छोटा घात वाला संख्या प्लस में वह उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ में जो दोनों में शामिल हो। उभयनिष्ठ में छोटा घात वाला संख्या लेंगे और LCM में क्या करेंगे? संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, माने जो भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें हम लेंगे बड़ी घात वाला संख्या लेंगे। ठीक है, कैसे? इसे मान लिया जाए हमारे पास है, जैसे हमारा 12 है और 18 है। ठीक है, इसका बोलेगा कि HCF निकालो। क्या निकालो? HCF और LCM। तो हमने क्या सिखाया अभी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे
और छोटा घात वाला संख्या लेंगे उभयनिष्ठ में तो ऐसे निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का तोड़ो, तो 12 का 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 गुने 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुने 3। और 18 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3, मतलब 2 गुने 3 की पावर 2 हो गया। अब ऐसे हुआ क्या, हमने क्या सिखाया कि जब हम HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो HCF में क्या निकालेंगे, छोटा घात वाला संख्या लेना है और उभयनिष्ठ होना चाहिए। देखो इसमें 2 शामिल है, इसमें 2 शामिल है बट इसका घात कितना है, 2, इसका घात कितना है, 1, मतलब दोनों में लेना क्या है, छोटा घात, तो 2 की पावर 1। अब इसमें 3 शामिल है, इसमें 3 शामिल है, बस दोनों में लेना क्या है, छोटा घात वाला, यहाँ 1 शामिल है, मतलब गुने कितना, 3 की पावर 1, तो 3 दूनी 6 हो गया इसका HCF। मतलब छोटा घात लेना है और उभयनिष्ठ में, मतलब उभयनिष्ठ मतलब दोनों उभयनिष्ठ में से छोटा घात वाला, ठीक है। फिर इसमें 2 शामिल था, इसमें 2 शामिल था, बट जिसका घात छोटा था उसको लिए हमने। 3 शामिल था, यहाँ पे 3 शामिल था, बट जो छोटा घात है उसको लिए, ये हो गया HCF। अब LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो जो दोनों में बड़ा घात है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो जो बड़ा घात है 2 के पावर 2, 3 यहाँ भी 3, तो 3 के पावर 2, इसको हल कर दो, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौके 36 हो गया इसका LCM। समझ में आया कंसेप्ट, यही कंसेप्ट के माध्यम से हमको सीखना है। अगला है कंसेप्ट क्या है कि जब 2 धनात्मक पूर्णांक A और B, मतलब 2 संख्या है A और B, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जो A और B रहेगा उसका जब HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, वो दोनों का गुणनफल A और B के बराबर में जो दिया, मतलब इसको देखो, तो इसे हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, है कि नहीं। तो कहने मतलब है कि 12 गुने 18 बराबर, इन दोनों का जो HCF निकलेगा से HCF किसका जी, 12 और 18 गुने LCM किसका, 12 और 18 का, ठीक है। कितना था HCF था 6 और LCM कितना था 36, तो कितना 18 36, हाथ में 3, 18 19 20 21, इसको करेंगे तो 6 से 36, 3 18 19 20 21। समझ में आया कुछ हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि मतलब जो 2 संख्या दिया रहेगा वो दोनों संख्या का गुणनफल यही दोनों संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, यही कहने का मतलब है। और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे डबल स्टार लेके चल सकते हैं। हमने क्या सीखा अभी कि A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM, हमने अभी ये सीखा पीछे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब उसके ऊपर प्रश्न बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन को और सीखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि संख्याओं 4 के पावर n के ऊपर विचार कीजिए, जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और जांच करना है कि n का ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो जाएगा। देखो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बोला है कि 4 के पावर n पर विचार कीजिए और n का ऐसा मान बताइए ताकि ये 0 पर समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा कि देखो, हमको बताना पड़ेगा कि चूंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर
समाप्त होने के लिए, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड में, टू मतलब 2 तथा 5 का होना आवश्यक है। 2 और 5 का होना आवश्यक है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 × 2 है कि नहीं। 2 का 4 का निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा, बताओ, इतना ही निकलेगा। अब बताओ, लिखेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड में, बताओ, 5 नहीं है का जी, नहीं है। और जब 5 नहीं है, इसलिए n का कोई भी मान शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ेगा, ये थ्योरी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है। बस इसमें दिमाग इतना ही लगाना है कि सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है, किसके, अभाज्य गुणनखंड में। लेकिन 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 हो रहा है, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, मतलब ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, कहता है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है, ठीक है। ये हमको निकालना है, अभी हमने सिखाया था, उसी को हम फॉलो करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। तो हमारे पास संख्या है 6 और 20। तो 6 का निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से 3 और 3 से एक बार में, और 20 का निकाल लेंगे तो 2 से 10 और 2 से 5। अब लिख लो अलग से, तो 2 × 3 × 1, इसका निकालेंगे 5 से तो 1 टाइम में चला जाएगा। और 20 का निकाल लेंगे तो 2 × 5 × 1, मतलब 2 के पावर 2 × 5 × 1। अब निकालना है HCF और LCM। HCF निकालने के लिए हमने क्या सिखाया था कि कॉमन में छोटा घात लेना है, कॉमन में छोटा घात लेना है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है कॉमन, और छोटा घात कितना है, 2। कॉमन और कुछ मिला, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं होगा। 5 है, 5 नहीं, 1 है, तो 1 है तो 1 से गुना करेंगे नहीं, मतलब हमारा जो HCF निकलेगा 2। तो हमेशा दिमाग रखना है कि HCF निकालने के लिए कॉमन में छोटा घात, कॉमन में छोटा घात लेना है, कॉमन में छोटा घात लेना है। और LCM निकालने के लिए क्या करना है, कॉमन रहेगा तो उसमें बड़ा घात लेंगे, और कॉमन नहीं मिलेगा तो उसी को उतार देंगे। जैसे कॉमन मिला 2 तो बड़ा घात 2 के पावर 2। फिर देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है,
तो फिर भी 3 लिखेंगे, फिर 5 है 5 नहीं है तो है फिर 1 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5, 4 से 12 12 पचे 60। ये तुम्हारा एलसीएम और ये तुम्हारा एचसीएफ निकल गया। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है और समझना है। ठीक है, आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3 है 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 96 है और क्या है 404। तो सबसे पहले 96 का लिखो, 2 से कितना हो जाएगा 48, 2 से 24, 2 से कितना 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 और 404 का लिखो, 2 से 202, 2 से 101। अब क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। 96 का 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 1 और 404 का 2 के पावर 2 इंटू 101। अब हमने क्या बताया, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो हमने क्या बताया, कॉमन में छोटा घात, कॉमन में छोटा घात। तो कॉमन क्या है 2, छोटा घात 2 के पावर 2 और कुछ कॉमन मिला नहीं, मतलब 4 हो जाएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में कॉमन में बड़ा घात तो 2 के पावर 5 गुने, कॉमन नहीं मिला तो लिख दो, कॉमन में ही मिला तो लिख दो और मिलेगा तो बड़ा घात लेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32 हो जाएगा ना। तो 32 गुने 3 गुने 101, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 गुने 101 कितना हो जाएगा, 96 के 6 हाथ में 9, 96 हो जाएगा ना, ऐन होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एचसीएफ, ये तुम्हारा हो जाएगा एलसीएम। कोई दिक्कत। उदाहरण नंबर 4 हमारे पास है 6 72 120। अभी तक हमने 2 ही अंक के बारे में सुना, अब 3 अंक को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब 6 का निकालेंगे 2 से, 3 दूनी 6 और 3 से एक बार में। फिर निकालेंगे किसका 72 का, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1 और 120 का निकालो, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5। ठीक, अब सबको लिख लो। 6 का निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 1। अब हम 72 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 1 और 120 का लिखेंगे तो 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। निकालना है, का दोनों चीज निकालना, एचसीएफ। तो कॉमन में छोटा घात, तो 2 कॉमन मिल रहा है, छोटा घात कॉमन में छोटा घात 1 भी यहाँ लिख सकते हैं, तो 1 तो सब में शामिल रहेगा।
3 दूनी 6 हो जाएगा इसका HCF। और LCM ने क्या बताए थे, कॉमन में बड़ा घात, तो कॉमन में बड़ा घात 2 की पावर 3, कॉमन में बड़ा घात 3 की पावर 2, और कॉमन नहीं मिल रहा फिर लिखो 1। 3 तिया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 गुने 1, 9 72, 72 गुने 5, 5 10 7 में 1, 7 35 और 1 36, 360 और कितना आया था 6। ये तुम्हारा हो गया HCF और LCM। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि जब HCF निकालेंगे तो HCF में कॉमन में छोटा घात लेना है और जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लेना है, लेकिन LCM में बड़ा घात लेना है कॉमन में, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देना है गुना में। बात समझ में आया? तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल को सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज का कुछ जो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा उसको हम हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप इसकी सहायता से एक्सरसाइज को बना सकते हैं। और एक बात और हम बताना चाहेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को बनाइएगा उतना बेहतर होगा और समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।